हुकूमत मुखालिफ ग्रुप्स की कामयाब बगावत और असद रजीम के 5 दहाइयों पर मुश्तमिल इक़्तिदार के खात्मे के बाद शाम पर आलमी ताकतों की नज़रें मरकूज़ हैं और बागी भी इस सूरत हाल का इदराक करते हुए माहौल को अपनी हुक्मरानी के लिए साजगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और शाम पर असद रजीम के दौरान लगने वाली पाबंदियाँ हटाने के लिए इकदाम उठा रहे हैं। और इस सिलसिले में बागियों ने वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा के अहम ओहदों पर तैनातियाँ भी कर दी हैं, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते से आलमी वफूद से बागियों की मुलाकातों का आगाज़ भी हो चुका है। जुम्मे को अमरीका के मुतअद्दिद आला सिफारतकारों ने दमिश्क में शाम के डिफेक्टो हुक्मरान अहमद अश-शरा से मुलाकात की थी, जिसके बाद अमरीका ने उनके सर पर रखा गया $10 बिलियन का इनाम भी वापस ले लिया। जबकि इतवार को तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने भी दमिश्क में अहमद अश-शरा से मुलाकात की है। और इसके अलावा उर्दन के वज़ीर ख़ारजा और कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर ने भी अहमद अश-शरा से मुलाकात की है, जबकि कतर में 13 साल बाद शामी सिफारत खाना भी दोबारा खोल दिया गया है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इस वक्त शाम के हालात काफ़ी नाजुक हैं और इस वक्त मुल्क में ताकत का एक खला पैदा हो गया है और हमसाया ममालिक समेत दीगर आलमी ताकतें इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं और इन सब में इसराइल सबसे आगे है। और इस वक्त शाम के मौजूदा हालात का सबसे बड़ा बेनिफिशरी भी इसराइल ही है, जिसने इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए शाम की सारी मिलिट्री सलाहियतों को तबाह करके रख दिया और गोलान की पहाड़ियों के साथ कुछ इलाका भी अपने कब्जे में ले लिया। शुरू में इसराइल ने खुद को शाम में होने वाले इस गैर मामूली रेजीम चेंज से अलहदा रखा, लेकिन अब इसराइल ने सरकारी सतह पर शाम में बशार अल-असद का 24 साला इक़्तिदार ख़त्म करने की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। एक तकरीब से खिताब में यमन के हौसी बागियों को धमकी देते हुए इसराइल के वज़ीर दिफा इसराइल कार्ड्स ने कहा कि हमने हमास को शिकस्त दी, हमने हिजबुल्लाह को शिकस्त दी, हमने ईरान के दिफाई निज़ाम को चकमा दिया और उनके प्रोडक्शन सिस्टम्स को तबाह कर दिया, जबकि हमने शाम में असद रजीम का खात्मा किया। इसी तरह हम यमन के हौसियों को शदीद नुकसान पहुँचाएंगे और हम उनके लीडर्स को मार देंगे, जिस तरह हमने तेहरान में इस्माइल हनिया, गज़ा में याया सिनवार और लबनान में हसन नसरुल्लाह के साथ किया था। हमने हमास को शिकस्त दी और हिजबुल्लाह के खिलाफ कामयाबी हासिल की और हमने ईरान को चकमा दिया और उसके प्रोडक्शन सिस्टम्स को तबाह कर दिया और हमने असद रजीम को भी गिरा दिया। इसी तरह हम यमन के हौसी दहशतगर्दों को भी शदीद नुकसान पहुँचाएंगे, जो इसराइल के खिलाफ खड़ा आखिरी ग्रुप है और हमले कर रहा है। हम उनके स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे और उनके लीडर्स को इसी तरह मारेंगे, जिस तरह हमने इस्माइल हनिया, याया सिनवार और हसन नसरुल्लाह को तेहरान, गजा और लेबनान में मारा था। इसराइल खित्ते में जारी अपने ऑपरेशंस को सरकारी सतह पर ऊन कर रहा है और खित्ते में मौजूद ईरानी प्रॉक्सीज को मजीद नुकसान पहुंचाने की धमकियां दे रहा है और अपने उन इक़दामात की भी तशहीर कर रहा है जिनके बारे में इसराइली लीडरशिप माजी में मोहतात रवैया अख्तियार करती रही है। रवां साल जुलाई में हमास के सरबरा इस्माइल हनिया की पुरस्रार मौत के बाद खित्ते में इसराइली बढ़तरी मुसलसल बढ़ती जा रही है। इस्माइल हनिया को ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में उस वक्त निशाना बनाया गया था जब वो ईरान के नौमुंतखब सदर मसूद पज़ेश्कियान की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के बाद ईरान की एलीट पासदारान इनकलाब की सिक्योरिटी में एक गेस्ट हाउस में मौजूद थे। इब्तिदा में इसराइल इस मामले पर सरकारी सतह पर खामोश था, लेकिन अब इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली है, जबकि जिस दिन तेहरान में इस्माइल हनिया को निशाना बनाया गया उसी दिन इसराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह के अहम तरीन कमांडर फवाद शुक्र को भी निशाना बनाया था। वाज़ेह है कि हिजबुल्लाह लबनान में मौजूद ईरानी हिमायत याफ्ता शिया मलेशिया है और इस तंजीम ने खित्ते में इसराइल को सबसे ज़्यादा टफ टाइम दिया हुआ था। इसके अलावा शाम समेत खित्ते के दीगर ममालिक में यह तंजीम ईरानी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में सबसे आगे थी, लेकिन सितंबर में इसराइली इंटेलिजेंस ने इस तंजीम के खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई की जिसके बाद उसे संभलने का कोई मौका तक नहीं मिला, बल्कि पूरी दुनिया इस कार्रवाई पर हैरान हो गई। 17 सितंबर को लबनान भर में अचानक से हिजबुल्लाह के ज़ेरे इस्तेमाल हज़ारों पेजर डिवाइसेस फट गए थे और उन धमाकों में कम से कम 12 अफराद मारे गए थे, जबकि 3000 के करीब अफराद ज़ख्मी हुए थे। ज़ख्मियों में लबनान में ईरानी सफ़ीर मुज्तबा अमानी भी शामिल थे, जबकि उसके अगले ही दिन यानी 18 सितंबर को लबनान भर में एक बार फिर इसी तरह के धमाके हुए और ये धमाके हिजबुल्लाह के ज़ेरे इस्तेमाल वॉकी टॉकीज़ में छुपाए गए बारूदी मवाद के ज़रिए हुए थे, जिनमें से कुछ धमाके 17 सितंबर को मरने वाले मुतादिद अफराद के जनाजों के दौरान हुए। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक दूसरे हमले में कम से कम 25 अफराद मारे गए और 600 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। इन दोनों वाक़यात में ज़ख्मी होने वाले अफराद में से सैकड़ों की हालत काफ़ी तशवीशनाक थी। लबनान के अलावा शाम में भी हिजबुल्लाह के ज़ेरे इस्तेमाल मुतादिद पेजर्स फटे थे। इस सारी कार्रवाई ने जहां हिजबुल्लाह को हिलाकर रख दिया था, वहीं उसने पूरी दुनिया को हैरतज़दा कर दिया कि इसराइली इंटेलिजेंस ने कैसे हिजबुल्लाह के अंदर जाकर इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी। लेकिन अब इस पूरी कार्रवाई से मुताल्लिक हैरानकुन और दिलचस्प तफसीलात सामने आ रही हैं कि कैसे इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद ने तवील मनसूबाबंदी के जरिए हिजबुल्लाह को ये डिवाइसेस बेची।
उनमें किस तरह से धमाका खेज मवाद डाला गया और कैसे पूरी दुनिया को इसकी भिनक तक ना पड़ी। इस हवाले से CBS न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में इस सारी मनसूबाबंदी से मुंसलिक मोसाद एजेंट्स ने हैरानकुन इंकशाफात किए। हमने मोसाद के 2 हाल ही में रिटायर होने वाले सीनियर एजेंट से बात की जो ऑपरेशन में अहम किरदार अदा कर रहे थे। उनकी शनाख्त छुपाने के लिए हमने इस बात पर इत्तेफाक किया कि वो मास्क पहन सकते हैं और अपनी आवाज को तब्दील कर सकते हैं। हमने माइकल से शुरुआत की जिसका असली नाम नहीं है। यह ऑपरेशन 10 साल पहले पेजर से नहीं बल्कि बारूद भरे वॉकी टॉकी से शुरू हुआ था। बैटरी के अंदर धमाका खेज मवाद है और ये ऐसा धमाका खेज मवाद डालने की इजाज़त थी जो बैटरी में नजर नहीं आ सकता था। बिल्कुल दुरुस्त, और इसे इसराइल में बनाया गया। मोसाद ने बनाया। बिल्कुल। जैसा कि मैं इसे समझी हूँ, ये वॉकी टॉकी एक जैकेट में रखे जाते जिसे एक सिपाही पहनता और फिर ये दिल के करीब जेब में जाता। हाँ बिल्कुल। चुनांचे इसराइल ने ये आला हिजबुल्लाह को बेच दिया। हिजबुल्लाह ने उस हथियार की कीमत अदा की जो उसके खिलाफ इस्तेमाल होना था। अच्छी कीमत लगाई गई जो बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए थी ताकि वो होशियार न हो जाए। आखिरकार हिजबुल्लाह ने उन फटने वाले वॉकी टॉकीज में से 16,000 से ज्यादा खरीद लिए जिन्हें इसराइल ने 10 साल तक इस्तेमाल नहीं किया। आपने हिजबुल्लाह को ये खरीदने के लिए कैसे कायल किया? जाहिर है वो नहीं जानते थे कि वो उसे इसराइल से खरीद रहे हैं। उन्होंने इसे किससे खरीदा या उन्हें क्या लगा कि वो इसे किससे खरीद रहे हैं? हमारे पास गैर मुल्की कंपनियां बनाने के नाकाबिले यकीन इम्कानात हैं जिनका ताल्लुक इसराइल से किसी सूरत नहीं जोड़ा जा सकता। हम एक दिखावे की दुनिया बनाते हैं। हमने एक ग्लोबल प्रोडक्शन कंपनी की खिदमत हासिल की। हमने स्क्रीन प्ले लिखा। हम ही हिदायतकार हैं, हम ही प्रोड्यूसर हैं, हम ही मरकजी अदाकार हैं और ये दुनिया हमारा स्टेज है। लेकिन वॉकी टॉकी सिर्फ जंग में पहने जाते हैं। चुनाचा मोसाद ने एक नया आला तैयार करना शुरू किया जिसे हिजबुल्लाह के जंगजू हर वक्त अपनी जेब में रखते, यानी एक पेजर। पेजर का इस्तेमाल दुनिया भर में खत्म हो चुका है लेकिन हिजबुल्लाह इसे अब भी इस्तेमाल कर रही है। ये गैब्रियल है जिसका नाम और आवाज तब्दील की गई है। 2022 में इसने और इसकी टीम ने ऑपरेशन का दूसरा मरहला शुरू किया, यानी बूबी ट्रैप पेजर्स। इसे पता चला कि हिजबुल्लाह ताइवान में गोल्ड अपोलो नामी कंपनी से पेजर्स खरीद रही है। ये वो पेजर है जिसे हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर रही है। कम मिकदार में धमाका खेज मवाद रखने के लिए डमीज का इस्तेमाल करते हुए मोसाद ने पेजर के साथ एक दस्ताने के जरिए इसके टेस्ट किए जिसमें महज इतने बारूदी मवाद की आजमाइश की गई जो सिर्फ जंगजों को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी हो, इसके साथ वाले शख्स को नहीं। अगर आप बटन दबाएंगे तो सिर्फ खुद दहशतगर्द जख्मी होगा, यहाँ तक कि अगर उसकी बीवी या उसकी बेटी उसके बिल्कुल साथ ही हो तब भी सिर्फ उसी को नुकसान पहुँचेगा। क्या आपने इसके लिए टेस्ट किया? हाँ, हमने हर चीज को 3 गुना 2 गुना मुतादिद बार जांचा ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि कम से कम नुकसान हो। क्या आप इसे ट्रैकिंग डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या इसमें जासूसी की सलाहियत थी? बिल्कुल नहीं, ये कुदरती तौर पर एक बहुत ही फजूल आला है। यही वजह है कि हिजबुल्लाह इसे इस्तेमाल कर रही थी। मोसाद ने रिंगटोन्स का भी तजुर्बा किया ताकि ऐसी आवाज को तलाश किया जा सके जो किसी को अपनी जेब से पेजर निकालने पर मजबूर कर सके। और उन्होंने ये भी जांचा कि एक शख्स को पेजर का जवाब देने में कितना वक्त लगता है, औसतन 7 सेकंड। लेकिन हिजबुल्लाह को कैसे कायल किया गया कि वो इस भारी पेजर की तरफ चले जाएं? मुझे याद है जिस दिन मैं अपने डायरेक्टर के पास आया और उन्हें ये तजवीज़ दी तो वो गुस्से में आ गए और कहा कि कोई इतनी बड़ी डिवाइस नहीं खरीदेगा, ये उनकी जेबों में आरामदेह नहीं महसूस होगा, ये भारी है, बहुत भारी है, ये अच्छा नहीं है, वापस जाओ और मुझे कुछ और लाकर दिखाओ। मुझे उन्हें कायल करने में 2 हफ्ते लगे कि अगरचे ये देखने में बेकार है लेकिन इसमें कैरेक्टर है। कैरेक्टर का मतलब है वो खुसूसियात जो उन्होंने यूट्यूब पर जाली इश्तहारात में पेश की हैं, मजबूत, डस्ट प्रूफ, लॉन्ग बैटरी लाइफ, वाटर प्रूफ वगैरह। हमने इश्तिहारी फिल्में और ब्रोशोर्स बनाए और हमने उन्हें इंटरनेट पर डाल दिया और ये दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्ट बन गई। जिसके बारे में ऑनलाइन कहा जा रहा था, इसकी बुनियाद पर क्या हिजबुल्लाह के अलावा दूसरे लोग भी इसे खरीदना चाहते थे? हाँ, हमें मुमकिना ग्राहकों से कई दरखास्तें मौसूल हुई। जाहिर है ये हमने किसी को नहीं भेजा, हमने उन्हें सिर्फ महंगी कीमत बताई। मोसाद अपने पेजर्स के लिए गोल्ड अपोलो का नाम इस्तेमाल करना चाहती थी, इसलिए उसने शेल कंपनियां कायम की जिसमें हंगरी की समारत में कायम एक कंपनी भी शामिल थी ताकि ताइवानीज को इसके साथ शराकतदारी करने के लिए धोखा दिया जा सके। क्या गोल्ड अपोलो को मालूम था कि वो मोसाद के लोगों के साथ काम कर रहे हैं? गोल्ड अपोलो को हरगिज खबर नहीं थी कि वो मोसाद के साथ काम कर रहे हैं। जब वो हमसे खरीद रहे थे तो उनके पास इशारा तक न था कि वो इसे मोसाद से खरीद रहे हैं। हर चीज पर्दे के पीछे हमारे कंट्रोल में थी, मगर उनके ख्याल में सब कुछ नॉर्मल था। हर चीज 100% कोशर थी। ताजिरों
इंजीनियरों, मार्केटिंग इंजीनियर्स और शोरूम समेत सब कुछ। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मोसाद ने गोल्ड अपोलो की खिदमत हासिल की। एक सेल्स वूमेन जो हिजबुल्लाह के साथ पहले से काम कर रही थी, उसने उन्हें पेजर्स की पहली खेप मुफ्त में अपग्रेड करने की पेशकश की और सितंबर 2024 तक हिजबुल्लाह की जेबों में 5000 पेजर्स थे। अब इसराइल के सामने ये सवाल था कि इन सोए हुए बमों को कब चलाया जाए। ऐसे इशारे मिल रहे थे कि हिजबुल्लाह को आलात मशकूक मालूम हो रहे हैं, लिहाजा मोसाद के सरबराह ने हमले का हुक्म देते हुए दुनिया भर के लोगों को चौंका दिया। यह हकीकत से ज्यादा जासूसी फिल्म की तरह लग रहा था जब 17 सितंबर को दोपहर 3:30 बजे पेजर्स पूरे लेबनान में बजने लगे। जैसा कि मैं इसे समझी हूँ, पेजर इस्तेमाल करने वाले लोगों को एक पैगाम मिला जिसमें कहा गया था कि आपके पास एक खुफिया पैगाम आया है, फिर आपको 2 बटन दबाने होंगे और ये इनके हाथों में फट जाएगा। यही असल बात थी। तो अगर किसी ने 2 बटन नहीं दबाए तो क्या होगा? एक ही असर होना था, पेजर्स ने फटना ही था। क्या ये सब इसराइल में बैठकर किया गया? जी हाँ। उनका कहना है कि ज्यादातर धमाके मंसूबाबंदी के मुताबिक हुए। बाएं तरफ वाले आदमी को देखें, इसके इर्द गिर्द खड़े लोग महफूज रहे। अगले दिन मोसाद ने बिलाखिर वॉकी टॉकीज को धमाके से तबाह कर दिया जो 10 साल से गैर फाल थे। कुछ वॉकी टॉकीज इस वक्त फटे जब लोग पेजर से जहां भाग होने वालों के जनाजों में जा रहे थे। अगर कोई मर गया तो मर गया, लेकिन अगर कोई जख्मी है तो आपको उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, देखभाल करनी होगी, पैसे खर्च करना होंगे और कोशिशें करना पड़ेंगी। लबनान में मौजूद हाथों और आंखों से महरूम ये लोग इस बात का जिंदा सबूत हैं कि हमारे साथ उलझना हरगिज नहीं चाहिए। वो पूरे मशरिक वुस्ता में हमारी बरतरी का चलता फिरता सबूत हैं। क्या आपने हिजबुल्लाह को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और कुचल दिया? मेरे ख्याल में ये एक बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि ईमानदाराना जवाब नफी में होगा, लेकिन मेरे ख्याल में बी पर ऑपरेशन और वॉकी टॉकी हमलों के बाद इसराइली फौज के हमलों ने उन्हें बहुत मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है। कोई चेन ऑफ कमांड नहीं रही, उनके सिपाहियों में कोई जज्बा बाकी नहीं रहा। वो जंग बंदी की दरखास्त कर रहे थे और भीख मांग रहे थे। इन हमलों का बहुत ज्यादा असर हुआ। लेबनान में हिजबुल्लाह के टुकड़े टुकड़े हो गए और शाम में बशार अल असद का तख्ता उलटने के साथ ही अपनी प्रॉक्सी सल्तनत को तबाह होते देखकर ईरान बहुत कमजोर हो गया। हमने एजेंट माइकल से गजा पर इन हमलों के असरात के बारे में पूछा। इससे हमास की सूरत हाल पर क्या असर पड़ेगा? पेजर ऑपरेशन के बाद हिजबुल्लाह की ताकत खत्म हो गई है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसका असर हमास और यरगमालियों की सूरत हाल पर भी पड़ेगा, क्योंकि वो अपने अतराफ में देख रहे हैं और उन्हें अपने आसपास कोई नजर नहीं आ रहा। वो बिल्कुल अलग थलग होकर रह गए हैं। पेजर्स के फटने के बाद आजकल लोग लबनान में एयर कंडीशंस ऑन करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि वो फट जाएंगे। तो यकीनन खौफ तो है। क्या यही आपकी नीयत थी? हम चाहते थे कि वो खुद को कमजोर महसूस करें, जो वो कर रहे हैं। हम पेजर्स को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हम पहले ही ये कर चुके हैं। हम पहले ही अगले इकदाम की तरफ बढ़ चुके हैं और उन्हें ये अंदाजा लगाने की कोशिश जारी रखनी होगी कि हमारा अगला इकदाम क्या है। इस गैर मामूली कार्रवाई के बाद इसराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों को मजीद वुसअत देते हुए लबनान में फिजाई हमले शुरू कर दिए और लबनान के अंदर अपनी ज़मीनी फोर्सेस भी दाखिल कर दी। 27 सितंबर को बेरूत में इसराइल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को मार डाला। इस हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब के अल-कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल अब्बास भी मारे गए, जबकि इसके बाद हिजबुल्लाह के नए सेक्रेटरी जनरल के लिए हाशिम सबीउद्दीन का नाम लिया जा रहा था, मगर कुछ ही दिन बाद इसराइल ने उन्हें भी निशाना बना डाला। इन तमाम कार्रवाइयों के बाद ख्याल किया जा रहा है कि ईरान का खित्ते में रसूख कम हो चुका है, इसराइल मजबूत पोजीशन में आ चुका है।